तो लास्ट वीडियो में ये दो क्वेश्चंस बच गए थे एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में। ये दोनों ही क्वेश्चंस ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये दोनों ही क्वेश्चन रैशनल नंबर के डेंसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी? डेंसिटी प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स हैं, अगर हमारे पास दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं, तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लाइन पर अगर दिखाऊं, मान लो एक रैशनल नंबर है यहाँ पर 1 और दूसरा रैशनल नंबर है 2, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स बताओ, जैसे मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, सिर्फ एक बताओ, तो 1 और 2 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर बोल सकता है 1.5। 1.5 का मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, जब भी कोई नंबर हम लिख रहे हैं, अगर ये मैंने 1.5 लिखा है तो 1.5 को मैं बदल नहीं सकता हूं। मैंने आपको दिया 1.5 और आपसे बोला कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके दो रैशनल नंबर, क्योंकि हमको आदत है ना रैशनल नंबर को पी बाई क्यू में देखने का। लास्ट टर्न हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा था, तो रैशनल नंबर में क्या बोला था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर, पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हमको पी बाई क्यू में देखने की आदत है, और हमको पता था कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, हम इनके डेसिमल को हटा करके और इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम हद से गुजर जाएं। हद से गुजर जाए मतलब, हद से गुजर जाए मतलब जो नंबर मैंने आपको दिया आपने उसको चेंज कर दिया। चलो पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 1 और 2 के बीच में मैंने बोला कि एक रैशनल नंबर बताओ, बच्चे ने बोला कि 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अभी मैं इस पर थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कैसे करते हैं। तो 15/10 हो जाता है। तो ये रैशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये p है, ये q है, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर है ना, और q 0 भी नहीं है, तो रैशनल नंबर है। फिलहाल जितने भी ऐसे नंबर है जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बोलती है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। एक बच्चे ने बोला कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर है 1.5। आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी ने बोला कि नहीं 1.4 है, बताओ इसका आंसर क्या गलत है। क्या 1.4 1 और 2 के बीच में लाई करता है, बोलो, क्या 1.4 1 और 2 के बीच में लाई करता है? यस। क्या 1.4 रैशनल नंबर है? यस। तो इसका भी आंसर सही है। अगर किसी ने बोला कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर है 1.6, ये आंसर सही है गलत है? ये भी सही है। किसी ने बोला 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर 1.7, सही है गलत है? ये भी सही है। तो 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। उन रैशनल नंबर्स में से कोई भी रैशनल नंबर एक बच्चा बताता है तो सबके आंसर क्या है? सही है। सबके आंसर क्या है? सही है। आ रही है बात समझ में? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं। अगर मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालना हो, मेरा आंसर, मेरा 5 रैशनल नंबर, आपका 5 रैशनल नंबर डिफर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट है। पता नहीं मैंने कौन से 5 उठाए, आपने कौन से 5 उठाए। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सवाल आता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स देकर के, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताइए, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। कैसे निकालेंगे हम रैशनल नंबर्स? यहाँ पर ध्यान से देखो तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है जिनमें ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं, ये खुद ही इंटीजर है, मतलब 3/1 4/1 बोल सकते हो, ये इंटीजर्स हैं। और दूसरे हैं जो फ्रैक्शंस हैं। तो दोनों को मैं करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लेंदी मेथड से बच जाएंगे। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे, बहुत लंबा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा।
तो देखो पहला चीज ये है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर हमको कुछ रैशनल नंबर्स बताना है और जो दो नंबर्स बोले जा रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स बोले जा रहे हैं जिनके बीच में आप रैशनल नंबर्स बताना चाहते हो, वो दोनों ही इंटीजर है। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में मुझे दो रैशनल नंबर्स निकालना है। यहाँ पर सपोज 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, 3 + 4/2 नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे करोगे, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर ले लो 3.1, एक ले लो 3.2, एक ले लो 3.3, एक ले लो 3.4, 3.5, 3.6, ये सारे रैशनल नंबर है। 3.7, 3.8, ये सब रैशनल नंबर है। ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आगे खत्म हो गए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक होता तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। मान लो मुझसे बोला होता कि 3 और 4 के बीच में 50 रैशनल नंबर्स बताइए, तो अब 3.1, 3.2 से 3.9 तक हम जाएंगे। 50 तो नहीं मिले, 50, कोई बात नहीं, 3.1 आया था ना, अब कर लो 3.11, 3.12, 3.13, खत्म हो जाए, ये भी नंबर्स खत्म हो जाए, तब स्टार्ट कर देना 3.111, 3.112, 3.113। आ रही है बात समझ में? अगर मुझसे 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल्स पूछे गए हैं, 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 0.1, 0.1, 0.1 ऐसे करके लिखते जाओ, 0.1, 0.1 बढ़ाते जाओ, आपको कुछ रैशनल नंबर्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे और हो सकता है उसी में आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। ठीक है, अगर कम पड़ेगा तो 2 डिजिट ले लेना, कम पड़ेगा 3 डिजिट ले लेना, इतना तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत आसानी से, ये सारे सही आंसर हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि, एक मिनट भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आंसर जिस तरह से किताब में किया गया है 3 + 4/2 ऐसा ही करके दें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको आंसर बताना है, आप बोलो इसका आंसर कितना है, 3.1 एक हो गया, 3.2 दूसरा हो गया, 3.3 तीसरा हो गया, 3.4 चौथा हो गया, 3.5 पांचवा हो गया, ये 5 हो गए। अगर आपके टीचर को फ्रैक्शन में चाहिए तो आप इनको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, फ्रैक्शन में बदल दो। कैसे बदलोगे, ध्यान रखना होता है ये चीज कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो चीज दिया हुआ है आप उसको नहीं बदल सकते हैं, जो चीज दिया हुआ होगा उसको नहीं बदल सकते हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे इसको फ्रैक्शन में बदलोगे? अगर मैंने आपको कोई चीज दिया कि आप इसको पैक करके लेकर के आओ, ठीक है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट दिया कि आप इसको पैक करके लेके आओ, आपके डब्बे में ये ऑब्जेक्ट नहीं आता था, तो आपने क्या किया कि इसको रख के दूसरा कुछ पैक करके दे दिया। बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा? ऑब्वियसली दुखी हो जाऊंगा। मैंने आपको एक लैपटॉप दिया कि भाई ये लैपटॉप जरा गिफ्ट पैक करके दे दो, आपके पास डब्बा छोटा था, तो आपने क्या किया, लैपटॉप रख दिया, आपने मोबाइल पैक करके दे दिया। बताओ, अच्छी बात है गलत बात है? बहुत गलत बात है कि नहीं? बोलिए यस और नो। यस। तो अगर मैंने 3.1 को दिया है, 3.1 को फ्रैक्शन में बदलो, तो ये 3.1 ही रहना चाहिए, 3.1 को चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे यही रहेगा, कैसे चेंज ना हो? क्या मतलब है इन सब बातों का, देखिए ध्यान से। अगर मुझे 3.1 को बदलना है, 3.1 को बदलने के लिए मैं 3.1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, बदल गया ये। अगर ये चाहते हो कि ना बदले, उसके लिए क्या करोगे, 10 से डिवाइड भी करोगे। क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसको चाहते हो ना बदले, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10/10 कट के 1 हो जाएगा, 1 × 3.1 3.1 ही रहेगा, सब कुछ सेम है। सही है। क्यों मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ध्यान से देखो, 1 डिजिट। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मैं 10 से करूंगा। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता और साथ में 100 से डिवाइड भी करता, तो यहां पर 1 डिजिट के बाद आगे बढ़ाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.1 क्या बन गया, 31। 3.1 क्या बन गया, 31, और डिवाइडेड बाई 10 बन गया ये p/q। क्या बन गया, ये p/q बन गया, जहां पर p के जगह पर क्या है 31 और q के जगह पर क्या है 10। p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 बन गया। ऐसे ही अगर मुझे 3.2 को चेंज करना होता तो क्या करता, मैं 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करता। क्या करता, 3.2 को
10 से मल्टीप्लाई करता, और ये ना चेंज हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ता मुझे, 10 से डिवाइड भी करना पड़ता, नहीं तो अगर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया तो चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 3.2 इंटू 10 कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 10 बन गया पी बाई क्यू। बोलिए क्या बन गया ये, पी बाई क्यू, जहां पर पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0। सही है, इसका मतलब 3.2 रैशनल है। 3.3 को चेंज कर लो, 3.3 को चेंज करोगे 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया ये 33 बाई 10। 3.4 को चेंज करो, 3.4 को चेंज करोगे क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 34 बाई 10। 3.5 को करो तो 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 क्या हो गया ये 35 बाई 10। आ रही बात समझ में। अगर कोई आपको को रेशनल नंबर टाइप का दिखाई दे, मतलब कोई अगर कटने वाला दिखाई दे तो आप काट भी सकते हो। जैसे ये 2 से कटने वाला दिखाई दे रहा है तो 2 से काटोगे, 2 5 10। अगर इसको 2 से काटे 2 5 10 और 2 से 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 32 बाई 10 लिखा हुआ है इसको कोई 16 बाई 5 भी लिख सकता था। आ रही बात समझ में। ऐसे ही आप जब 3.4 करोगे 34 बाई 10 हो जाएगा, 17 बाई 5 भी लिख सकते हो, 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 3.5 लिखते हो 35 बाई 10 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 7 बाई 2। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अगर आपको 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 आसानी से लिख लो, और इनको लिखने के बाद से आप इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आई बात समझ में, है कि नहीं आसान, बोलिए है कि नहीं आसान है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें फ्रैक्शन दिया रहता है 3/5 एंड 4/5। इनको करने के लिए तरीका ये बताया जाता है किताबों के अंदर कि अगर मेरे पास कोई नंबर है a, दूसरा नंबर है b, आपको a और b के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स चाहिए। अभी मान लेता हूं मैं कि मुझे एक रेशनल नंबर चाहिए, तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं a प्लस बी बाई 2 कर दूं। a प्लस बी बाई 2 करने से क्या फायदा होता है, a और b का मिड पॉइंट मुझे मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये 3 होता है a और b की जगह पर 4 होता, मैं 3 प्लस 4 बाई 2 कर देता तो ये 7 बाई 2 आ जाता। 7 बाई 2 का मतलब क्या आ जाता है, ये 3.5, मतलब 3 और 5 का बिल्कुल सेंटर 3.5 आ जाता है। आ रही है बात समझ में। तो अगर मुझे a और b के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए तो a प्लस बी बाई 2 कर लो। मान लो ये रेशनल नंबर है r1, क्या ये r1, तो a और b के बीच में मिल गया मुझे एक रेशनल नंबर r1। अब एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो a और r1 के बीच में निकाल लो। कैसे निकालोगे, a प्लस r1 बाई 2, a प्लस r1 बाई 2 कर दो, ये क्या बन गया r2, ये बन गया r2। आपको एक और रेशनल नंबर चाहिए, r1 और b का मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, r1 प्लस b बाई 2, ये हो गया मान लो r3, यहाँ पे आ गया r3। और चाहिए a प्लस r2 बाई 2, और चाहिए r2 प्लस r1 बाई 2, और चाहिए r1 प्लस r3 बाई 2, और चाहिए r3 प्लस b बाई 2। बोलिए, मिड पॉइंट निकालते जाओ, बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज कहने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है। करने में अच्छा नहीं लगता है, क्यों, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं इस सवाल को इस मेथड से करके दिखाऊं आपको, जो हमने ये वाला मेथड देखा है, अगर इस मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 3 में करके दिखाऊं, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने हैं, कितने, 5। तो a के जगह पर मैं ले रहा हूं 3/5 और b को मान लेता हूं मैं 4/5। अब मुझे r1 निकालना है, पहला रेशनल नंबर। r1 में लिख सकता हूं a प्लस बी बाई 2, मतलब r1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। 3/5 प्लस 4/5 कितना हो गया, 4 प्लस 3 7/5 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कंसिडर कर लो 2/1, फिर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7/5 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 7/5 इंटू 1/2, मतलब 7/10। आया समझ में, ये हो गया r1। अब क्या करेंगे, a और r1 का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे, a प्लस r1 बाई 2, ये काम करेंगे। तो अब r2 निकालो, r1 मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, r1 आ गया 7/10। अब r2 निकालना है, r2 इज इक्वल टू लिख सकते हो तुम a प्लस, कहां गया, a प्लस r1 बाई 2, a प्लस r1 बाई 2। a कितना था, a था 3/5 और r1 कितना था 7/10 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए जरा, 3/5 प्लस 7/10। अब यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कोई होशियार बच्चा होगा तो 3/5 को 6/10 भी लिख सकता है, तो ऐसे भी कर सकता है। r2 इज इक्वल टू 6/10 प्लस 7/10
डिवाइडेड बाई 2, 6 6 12 1 13, 13/10, और ये जो 2 है 2 को 2/1 समझो, सॉरी 2 को 2/1 समझो और इसको 1/2 बना के मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 13/20। ये R2 आया, R2 इज इक्वल टू आ गया 13/20। थक गए। हाँ, अभी ऐसे 3 और निकालने हैं, सोचो कितना मुश्किल है। करना तो पड़ेगा, एग्जाम में तो करना पड़ेगा, लेकिन है ना लेंदी। अब देखते हैं जरा कि इसको, अभी तो R1 R2 की है, इस तरह से आप R3 R4 R5 भी निकाल सकते हैं। अगर इसको थोड़ा आसानी से करना होता तो हम क्या करते? अगर इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से करना होता तो हम क्या करते? तो देखो, अगर हमको 3/5 और 4/5 दिया है, इसमें इत्तेफाक से क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हैं। 3/5 b इज इक्वल टू कितना है 4/5, दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल है। तो 3/5, इसमें 3/5 के बाद से अगला 4/5। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर चाहिए मुझे। एक काम करूं अगर मैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, a इज इक्वल टू जो 3/5 था, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या ये चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? बताइए, क्या ये चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो 3 × 2 हो जाएगा 6 और 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। सही है, 6/10। b को भी थोड़ा चेंज करो, b था 4/5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 5 × 2 कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखो 3/5 बोलूं या 6/10 बोलूं, ये दोनों एक बात अलग अलग, एक बात, क्योंकि मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2/2 से किया है, 2/2 मतलब 1 से ही है। ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ इससे कि अब मैं बोल सकता हूं 6/10, उसके बाद 7/10, उसके बाद 8/10। एक रैशनल नंबर मुझे मिल जा रहा है बड़ी आसानी से 6/10, और 6/10 के बाद से मैं लिख लूं 7/10, और 7/10 के बाद से मैं लिख लूं 8/10। 6/10 तो हमारा a है और ये b है, a और b के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन एक तो नहीं चाहिए था हमको, हमको कितना चाहिए था 6। तो 6 के लिए मैं क्या करूं? अब सोचो कि अगर मैं 2 के जगह पर 3 से मल्टीप्लाई किया होता, अगर 3/5 में मैं 3 से मल्टीप्लाई किया होता 3/3 से, तो ये हो जाता 9/15, और b में मतलब 4/5 में अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये हो जाता 4 3 12 डिवाइडेड बाई 15। अब मेरे पास कितने रेशनल नंबर आए थे? ये तो a है, 9/15 हमारा a है, a का ही वो पैकिंग कर दिया गया है, a को पैक कर दिया हमने गिफ्ट पैक के अंदर, वो दिखाई नहीं दे रहा है कि है, लेकिन है वो a ही। तो ये 9/15 और 12/15 के बीच में अगर मैं रेशनल नंबर चाहूं तो 9/15, उसके बाद 10/15, 11/15, 12/15, 12/15 तो हमारा b ही है। तो ये तो a हो गया, ये b हो गया, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर मिल गए मुझको? 2 रेशनल नंबर मिल गए। लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 6। तो जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिल जाए, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 मिल जाए? तो ध्यान देना ऐसे, अगर हमको n रेशनल नंबर्स निकालने हैं, जैसे n की वैल्यू यहां पर इस सवाल में कितना है 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 6 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। कम से कम 6 + 1 यानी कि 7, 6 + 1 मतलब 7, कम से कम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो a और b के बीच में इतना गैप होगा कि हम लोग 6 रेशनल नंबर्स लिख पाएंगे। अभी कितने रेशनल नंबर्स लिख पा रहे हैं? 1। अभी कितने लिख पा रहे हैं? 2। तब हम कितने लिख पाएंगे? 6। फिर से दोबारा करता हूं मैं इस सवाल को, a के जगह पर 3/5, b के जगह पर 4/5। एक बार और मैं करने की कोशिश करता हूं इसको, फाइनल अटेम्प्ट, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। a के जगह पर कितना है? a इज इक्वल टू 3/5। अब इस 3/5 को, क्योंकि मुझे 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो मैं 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं और 7 से डिवाइड करता हूं। क्या इससे रेशनल नंबर मेरा चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि 7/7 1 ही होता है। 7 × 3 हो गया 21, और 7 × 5 कितना हो गया 35। तो ये 21/35 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर है मेरे पास 4/5, ये था ना, इसमें 4/5 को भी चेंज करो, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 4/5,
मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 35, ये हो गया। तो ये ए है, ये जो लिखा हुआ है ये असल में क्या है, ये ए ही है, बस इसका हमने गिफ्ट पैक करवा दिया है, गिफ्ट रैप हो गया, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है ये ए ही। और ये क्या है, ये ए, ये बी है। अब इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स लिखना है, कैसे लिखेंगे हम? पहला नंबर है 21/35, ये तो ए ही है हमारा, इसको मैं ऐसे बॉक्स बना के दिखा दे रहा हूं, ये ए है। इसके बाद नेक्स्ट जब आपको लिखना होगा तो लिखना 22/35, फिर क्या लिखोगे 23/35, फिर क्या लिखोगे 24/35, फिर क्या लिखोगे 25/35, फिर क्या लिखोगे 26/35, नेक्स्ट 27/35, नेक्स्ट 28/35। ये 28/35 तो हमारा बी ही आ गया, ये 28/35 क्या है, ये तो बी ही हो गया। कितने रैशनल नंबर्स हो गए जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैशनल नंबर आपके सामने है। आ रही बात समझ में? तो इतना ज्यादा मेहनत करने के बजाय, मतलब a प्लस बी बाई 2, फिर r1 आया, a प्लस r1 बाई 2, वहां से r2 आया, फिर इसी तरह से आप बार बार मीन लेते हुए बाई टू करते हुए आप 5 बार निकालें, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उससे आसान हमारे लिए ये रहेगा कि हम क्या करें कि इनको अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो जितने रेशनल नंबर निकालना हो उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नया इसी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करके इसका एक को रेशनल नंबर बना दो। इसी तरह से इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको को रेशनल नंबर बना दो। अब इसके बाद से पहले वाले को लिख लो और उसमें न्यूमरेटर में एक बढ़ाते जाओगे तो जब तक यहां नहीं पहुंच जाते हो तब तक ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स क्या हैं, ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, यानी कि ए और बी के बीच में है। तो हमको यही तो निकालना था कि ए और बी के बीच में 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। इस सवाल में आसानी यह है कि यहां पर जो a दिया हुआ है, a का डिनोमिनेटर और b का डिनोमिनेटर सेम है। सवाल ऐसा भी हो सकता है जिनमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब क्या करोगे? अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग? तब देखिए क्या करेंगे हम। मान लो पहला दिया है नंबर 1 और दूसरा नंबर दिया है 3/2। हमसे बोला 1 और 3/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। तो सबसे पहले इस 1 का भी डिनोमिनेटर 2 के बराबर करेंगे। 1 का भी डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? 2 के बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो a = 1 दिया गया है हमको, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चेंज नहीं होना चाहिए। और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है। 2/2 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो a के जगह पर क्या हो गया? 2/2 और b के जगह पर क्या हो गया? 3/2। अब मुझे कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? सपोज मैं बोलता हूं 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करिए a और b के बीच में। अगर 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, उसके बाद से हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6 से। अब a लिखो यहां पर, a = 2/2। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड करिए। मतलब जो 2/2 था, ठीक से लिख देता हूं मैं, जो 2/2 था इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 से डिवाइड किए, तो 2 × 6 कितना हो गया? 12 / 12। सही है। अब b पर आओ, b कितना है? 3/2। इसमें भी क्या करो? 3/2 में भी 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो। जब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 6 × 3 कितना हो गया? 18 और ये कितना हो गया? 12। अब रेशनल नंबर्स लिखना शुरू करो। पहला नंबर है मेरे पास 12/12 यानी कि 1। ठीक है, ये तो a हो गया। नेक्स्ट इसके बाद से 12/12 के बाद 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12। अरे 18/12 तो b आ गया हमारा। 18/12 क्या आ गया? b आ गया। अब जरा काउंट करो कितने रेशनल नंबर्स बने? 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर मिल गए भाई हमारे पास। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। एक तरह का सवाल और हो सकता है, यहां पर मैंने क्या किया, पहले वाले को इंटीजर ले लिया, दूसरे वाले को फ्रैक्शन ले लिया। दोनों ही फ्रैक्शन हो जाएं लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे मैं बोलता हूं कि एक नंबर है मेरे पास 1/2 और दूसरा नंबर है 4/3। इनके बीच में मुझे
5 रैशनल नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 5। क्या करें? सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। a इज इक्वल टू 1/2 है, b इज इक्वल टू 4/3 है। कैसे सेम करें? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर मैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा। 3 और 2 इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, थोड़े बड़े नंबर रहते तो कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाए। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने की इजाजत मिल जाए और 3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करने की इजाजत मिल जाए तो मुझे मेरा काम हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। लेकिन हमको पता है कि हम गिवन नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? चेंज अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे यह करना पड़ेगा कि अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये हो गया 1 × 3 3, और ये क्या हो जाएगा 6। ये क्या हो गया 8/6। कितने निकालने थे? 5। देखो जरा निकल जाएगा क्या? 3 के बाद से 3/6 के बाद 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, उसके बाद तो 8/6 ही आ जाएगा। 4 ही निकल पाएगा। थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है, ज्यादा कम नहीं पड़ रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है। तो क्या किया जाए अगर थोड़ा कम पड़ रहा है? तो मैं 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे खूब ढेर सारे मिल जाएंगे। अगर 6 से नहीं करना चाहते हो तो ऐसे करो, ये जो मेरा 1/2 था, इस 1/2 को मैंने 3/6 भी लिख लिया था। इसमें 3/6 में मैं क्या करूं कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इन दोनों के बीच का गैप 5 से ज्यादा हो जाए। न्यूमरेटर के बीच का गैप, डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, न्यूमरेटर के बीच का गैप 5 से ज्यादा हो जाए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा 6। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 × 2 हो जाएगा 16। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 6। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 16। 6 और 16 के बीच में जरा देखो 5 नंबर मिल जाएंगे कि नहीं? 6 के बाद से 7, 8, 9, 10, 11 मिल जाएंगे। 11 के बाद भी कुछ नंबर बच जा रहे हैं, 12, 13, 14, 15। तो इससे काम चल जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। तो मैं पहले वाले में 3/6 में 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो गया 6/12। ठीक है। दूसरे वाले नंबर में जो हमारा दूसरा वाला नंबर क्या था 4/3, 4/3 को हमने चेंज करके क्या बना दिया था 8/6। इस 8/6 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा ये 8 × 2 16 डिवाइडेड बाई 6 × 2 12। ठीक है। अब इनके बीच में नंबर्स लिखते जाओ। पहला तो मेरा a ही हो गया, a के बाद से अगला क्या हो जाएगा 6 के बाद 7/12, फिर 8/12, फिर 9/12, फिर 10/12, फिर 11/12, फिर 12/12, फिर 13/12। हो गया 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अभी और लिख सकते हैं हम लोग, लास्ट में 16/12। अब दो रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे पता है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनके बीच में भी ढेर सारे हैं। अब मुझे 5 बताना है तो कोई भी 5 बता दो ना, इसमें से क्या फर्क पड़ता है कि ये वाले 5 बता रहे हो कि ये वाले 5 बता रहे हो या कोई और 5 बता रहे हो, है तो इनफाइनाइट। तो आंसर इनमें से कोई सा भी 5 रैशनल नंबर्स उठा करके आप लिख सकते हैं। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई यहां पर 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था, कोई यहां पर 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था, कोई 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता था, आपकी मर्जी। मुझे क्या चाहिए, अगर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों के न्यूमरेटर में 5 से ज्यादा का गैप होना चाहिए। ए का न्यूमरेटर है 6 और बी का न्यूमरेटर है 16, 5 से ज्यादा गैप होना चाहिए और दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये मेथड नहीं लगाओगे, a + b/2 करोगे, बार बार बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ज्यादा करने से प्रॉब्लम ये होती है कि कैलकुलेशन में गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन हमको खूब करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी इस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे? तो कैलकुलेशन तो खूब करके प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, हाँ, ये जो दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी किसी भी बुक से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो जो मेथड मैंने बताया है उससे चाहो तो आसानी से
सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे के कंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए।